हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। कल हमने फिज़िक्स का कक्षा 12 के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेशित धनात्मक आवेशित वस्तु से क्या मतलब है, ऋणात्मक आवेशित वस्तु क्या होती है, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चालक या सुचालक क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंडक्टर भी बोलते हैं। कुचालक, विद्युतरोधी। कुचालक को क्या कहा जाता है? विद्युतरोधी कहा जाता है या पराविद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। इसी को इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि अर्धचालक या सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पदार्थों को आवेशित करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आपके सिलेबस में जो वो 3 विधियाँ हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो हम पहले बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ये सुचालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था आवेश के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब आवेश प्रवाह, हम यहाँ बात करेंगे आवेश प्रवाह की। आवेश प्रवाह के आधार पर पहले आपको समझना, उसके बाद अपन लिख लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि आवेश प्रवाह के आधार पर प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। यानी आवेशों के प्रति वो पदार्थ जो वो अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ जो वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है सुचालक, दूसरा कुचालक और तीसरा है अर्धचालक, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब क्या, अगर हमसे पूछा जाए कि अभी डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल अपने को सिर्फ परिभाषा समझनी है कि सुचालक का मतलब क्या है। यानी प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें प्रवाह, आवेशों का प्रवाह जो वो आसानी से होता है। आगे हम पढ़ेंगे इस आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है वो क्या कहलाते हैं, सुचालक या चालक कहलाते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको आपको लिख भी लेना है। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि तांबा है, चांदी है, ठीक है, लोहा है, ये सभी क्या हैं, ये चालक हैं, सुचालक हैं। तो ये आपने देखा भी होगा कि भाई हमारे घरों में जो बिजली की जो तार खींचे जाते हैं वो उन सभी में जो वो तांबे का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से आवेश का प्रवाह जो वो आसानी से हो जाता है। यानी अगर किसी उन तारों की बात करें तो जो तांबे के बने होते हैं उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक या सुचालक, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, कुचालक या विद्युतरोधी या पराविद्युत पदार्थ। तो पहले वाले में आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, कुचालक, विद्युतरोधी या पराविद्युत पदार्थ। जैसा नाम से पता चल रहा है, चालक के आगे क्या आ गया भाई, कुचालक। इसका मतलब प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसे पदार्थों को कुचालक कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें कुचालकों के लिए तो प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये कुचालकों के उदाहरण हैं। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि भाई कुचालक क्या होते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता, उन्हें हम कुचालक, विद्युतरोधी या पराविद्युत कहते हैं। उदाहरण इसके आपको याद रखने हैं, प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी आदि। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जितने भी विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे मान लो कि पेचकस है या प्लास है, तो उनके जो पीछे हत्था लगा होता है वो हमेशा रबड़ का या कांच का इन्हीं का बना होता है। जैसे मान लो कि पेचकस है, उसको हम अगर लाइट चेक करने के लिए उसमें प्लग में डालते हैं तो पीछे हत्था जो वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। इसी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो आवेश है वो फिर प्रवाहित होकर उसमें से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वहाँ पर जितने भी विद्युत उपकरण हैं वहाँ पर उनके हत्थों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखो, तीसरा जो है, तीसरा पदार्थ वो क्या है, अर्धचालक। अर्ध का मतलब क्या होता है भाई, आधा। चालक मतलब चालकता। यानी तीसरे प्रकार के मटेरियल हैं, तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं। ये न तो सुचालक होते हैं न कुचालक होते हैं, ये बीच के क्वांटिटी के होते हैं। यानी इन दोनों के बीच के जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
अर्धचालक कहते हैं, यानी इनकी चालकता जो है वो सुचालक से तो क्या होती है कम और कुचालक से क्या होती है ज़्यादा। और इन अर्धचालकों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है जर्मेनियम, और दूसरा आपको याद रखना है सिलिकॉन। तो आजकल बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके भीतर जो है वो चिप के रूप में इन अर्धचालक पदार्थों को ही काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं समझता हूँ कोई दिक्कत होगी नहीं। लिखना क्या है आपको, इन तीन आवेश प्रवाह के आधार पर प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सुचालक जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, उदाहरण आपको याद रखने हैं तांबा, चांदी, लोहा। कुचालक मतलब जिनमें से प्रवाह नहीं होता है, उदाहरण आपको याद रखने हैं प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी आदि। और अर्धचालक का मतलब क्या है, जिनकी चालकता सुचालक से कम हो और कुचालक से ज़्यादा हो, यानी जिनकी चालकता आधी होती है उनको अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण आपको याद रखने हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो ये तीनों आपको चीज़ें अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। उसके बाद देखो कि अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो उसकी विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो सब अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, यानी उन पर आवेश क्या होता है, शून्य, उदासीन होते हैं। क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी वस्तु को हमें अगर आवेशित करना है तो उसके लिए हम आगे 3 विधियों से हम उसको आवेशित कर सकते हैं। वो विधियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हाँ जी, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो पहली विधि है वो है कि किसी भी वस्तु को हम घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। पहले हम समझेंगे, फिर आप चीज़ों को लिख लेना भाई। तो देखो घर्षण का मतलब क्या है, कल भी अपन ने बात की थी कि आवेशित करने की सबसे पुरानी विधि क्या है, घर्षण। और हम मोटा मोटी सभी जानते हैं कि घर्षण में क्या जाता है भाई, 2 वस्तुएं होती हैं। मान लो एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। ठीक है, अब देखो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि घर्षण की विधि में दोनों वस्तुएं जो वो क्या होती है, अनावेशित होती है। एक तो होता है आवेशित, एक होता है अनावेशित। अनावेशित का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी टोटल चार्ज कितना है, 0, उदासीन। ठीक है, और ये वस्तु भी क्या है, अनावेशित। तो पहला काम आपको ध्यान रखना है कि घर्षण की विधि में जो दोनों वस्तुएं ली जाती है वो अनावेशित होती है, यानी दोनों पर कोई आवेश नहीं होता है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर संपर्क होता है, यानी टच होता है या स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श होता है, इस विधि में क्या होता है, स्पर्श होता है। अब देखो कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, कल भी अपन ने बात की थी कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होगा भाई, इन दोनों पदार्थों में जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। यानी घर्षण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, स्थानांतरण होता है। तो अब होगा क्या, पहले इन पर कोई आवेश नहीं था, जैसे आपने इसको रगड़ा यानी घर्षण करवाया, उससे क्या होगा, मान लो कि एक वस्तु ये है, अब हमने रगड़ कर इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जब आप रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मान लो कि ये जो पदार्थ था इसका इलेक्ट्रॉन जो वो कम बंध से बंधा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा भाई। इसका मतलब पहले इसके पास बराबर तो धनावेश था, बराबर ही ऋणावेश था। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो वो क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है ना, तो ये वस्तु तो हो जाएगी ऋणावेशित। और क्योंकि अगर मान लो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो यहाँ तो 2 ऋणावेश बढ़ जाएंगे और यहाँ पर ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि घर्षण की विधि में जब 2 वस्तुएं ली जाती है तो दोनों अनावेशित होती है। जब उसको आपस में रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। यह आपको इस पूरी धनावेशित और ये क्या है, ऋणावेशित। तो ये डायग्राम सहित आपको अपने रजिस्टर में बनाना है। बातें क्या लिखनी है, यही लिखना है कि जब 2 अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इस विधि में इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्थानांतरण होता है। जो वस्तु जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधा होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है और धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें की पॉइंट आपको ध्यान रखने, एक तो यहाँ स्पर्श होता है,
ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर दोनों अनावेशित वस्तुएं ली जाती है, दोनों अनावेशित वस्तुएं ली जाती हैं। और तीसरी बात कि आप यहाँ देखो कि जब घर्षण की प्रक्रिया की जाती है तब लास्ट में क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत आवेश आता है, एक धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि दोनों वस्तुएं विपरीत आवेश से आवेशित होती हैं। तो ये पूरी जो है क्या होती है, घर्षण की प्रक्रिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, चित्र बनाना है और ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। और इसके की पॉइंट आपको याद रखना है, स्पर्श होगा, दोनों अनावेशित वस्तुएं होंगी, जब आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक धनावेशित हो जाएगी दूसरी ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी दो विधियां और देखेंगे कि उनमें जब आवेशन की प्रक्रिया होती है तो वो इस प्रक्रिया से किस प्रकार से डिफरेंट है या इससे किस प्रकार से अलग है। हाँ जी, अगली विधि देखो, अगली विधि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की जो दूसरी विधि है वो चालन द्वारा, और इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं बाय कंडक्शन। तो घर्षण के बाद ये जो दूसरी विधि है इसमें वस्तु किस प्रकार से आवेशित होगी और घर्षण के मुकाबले किस प्रकार से डिफरेंट है। तो देखो हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु ये है। अब देखो आपको चालन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना वो ये कि घर्षण में क्या था, दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, लेकिन चालन में ऐसा नहीं होता। चालन में एक वस्तु को तो लेते हैं आवेशित, मान लो कोई सा भी आवेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है या धनावेशित हो सकती है, मैंने इसको धनावेशित लिया है। या धनावेशित छड़ है ये। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि चालन की प्रक्रिया में एक वस्तु को तो लेना आपको आवेशित, और जो दूसरी वस्तु है उसको क्या लेना है, अनावेशित, जिसको हमें आवेशित करना है। तो देखो घर्षण की बात करें और इसकी बात करें तो इसमें अंतर क्या है, वहाँ तो दोनों आवेशित थी, यहाँ एक को आवेशित लेना है, दूसरे को अनावेशित लेना है। फिर क्या किया जाएगा भाई, अब देखो यहाँ पर इस आवेशित वस्तु को जिस पर धनावेश है इसको हम क्या करवाते हैं भाई, टच करवाते हैं, यानी संपर्क में लेकर आते हैं। यहाँ भी क्या होगा, संपर्क होगा दोनों वस्तुओं का। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे ही आपने इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु पर संपर्क करवाया तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो ये एक चालक वस्तु है, इस पर आवेश है, ठीक है, तो ये आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा। अगर ये मान लो चालक वस्तु है तो इस पर आवेश जो वो सतह पर आ जाएगा। अब ये आवेश अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस वस्तु के चारों ओर क्या है, हवा है। और आपको ध्यान रखना कि हवा जो है वो क्या है, कुचालक है भाई। हवा कैसा माध्यम है, कुचालक है, इसलिए आवेश जो है वो इसी पर बना रहेगा, वो यहाँ से निकल कर नहीं आएगा। तो अब अगर मान लो ये वस्तु अकेली है तो इस पर आवेश है वो अपनी जगह पड़ा रहेगा। अब जैसे ही आप क्या करोगे कि इस वस्तु के संपर्क में एक दूसरी वस्तु लेकर आओगे तो अब क्या होगा कि इन आवेश, देखो यहाँ पर इस वस्तु पर धनावेश है और धनावेश आप जानते हो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसे ही ये वस्तु इस वस्तु के संपर्क में आ जाएगी तो इन आवेशों को अब आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। पहले क्या था, ये अगर अकेली थी तो आगे तो क्या है, हवा है तो जा नहीं सकते। जैसे आपने यहाँ पर रास्ता दिया, टच करवाया, तो अब क्या होगा, इन आवेशों का, ये आवेश क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को धक्का देंगे और ये जितना भी आवेश है इसका आधा आवेश जो है, अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी ये धनावेश सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे आप टच करोगे आधा आवेश यहाँ आ जाएगा और जैसे आप हटा लोगे तो आधा आवेश तो इस वस्तु पर आ जाएगा और आधा आवेश जो है वो यहाँ रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, जैसे मान लो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है या 20 जो है वो आवेश हैं, तो 20 में से 10 तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब देखो दोनों तरफ यहाँ भी 10 हो जाएंगे, यहाँ भी 10 हो जाएंगे, तो अब न तो आवेश संतुलन हो गया, तो 10 आवेश इधर रहेंगे, 10 आवेश इधर रहेंगे। पहले क्या था भाई, सारे यहाँ थे तो एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, तो ये चल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही बराबर होंगे तब फिर इलेक्ट्रॉन का या आवेश का स्थानांतरण जो वो रुक जाएगा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि चालन की प्रक्रिया में एक वस्तु आवेशित ली जाती है, दूसरी अनावेशित ली जाती है। जब इनका संपर्क किया जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण इस आवेशित वस्तु का आवेश जो है वो दूसरी सतह पर आ जाता है और बराबर आधे आधे भाग में ये विभाजित हो जाता है। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि चालन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। देखो आपने घर्षण पढ़ा था, घर्षण में क्या था, एक पॉजिटिव हो रही थी दूसरी नेगेटिव। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, यहाँ संपर्क होगा लेकिन एक आवेशित होगी एक अनावेशित होगी। जैसे आप टच करोगे तो आधा आवेश इस तरफ आ जाएगा और दोनों वस्तुओं पर आवेश जो वो कैसा आएगा, एक समान आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए चालन और घर्षण में अंतर क्या है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आप सब ये डायग्राम बनाना है और साथ में जो मैंने अभी बातें बताई वो सब आपको नोट करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी विधि पर कि उसमें वस्तु जो किस प्रकार से आवेशित होती है। हाँ जी, तो तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा, यानी किसी वस्तु को अगर हम प्रेरण जो विधि वो क्या होती है और इसमें वस्तु किस प्रकार से आवेशित होती है। तो यहाँ भी हम दो वस्तुएं लेंगे। मान लो कि एक वस्तु ये है, ये एक छड़ है और इस पर क्या है, धनावेश है, ये आवेशित वस्तु है। तो पहली बात कि हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक वस्तु आवेशित होती है और दूसरी वस्तु क्या होती है, अनावेशित लेना है। ये मान लो एक चालक गोला है और ये लकड़ी के स्टैंड पर रखा हुआ है भाई। ये क्या है, लकड़ी का स्टैंड है और ये क्या है, चालक गोला। अब यहाँ पर मैंने लकड़ी का स्टैंड क्यों लिया भाई, सपोज करो कि अगर आपके पास एक तांबे की छड़ है, उसको आपने रगड़ा, ठीक है, रेशम के कपड़े से, तो अगर आप देखोगे तो उस तांबे की छड़ पर वो आवेश नहीं आता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि तांबे की छड़ क्या होती है, चालक होती है। अगर उस चालक को आपने अपने हाथ से पकड़ रखा है तो वो आवेश जो है, क्योंकि आपने हाथ से पकड़ रखा तो आपका हाथ जो उसके लिए क्या बन जाएगा भाई, माध्यम बन जाएगा। तो वो आवेश प्रवाहित होकर सीधा कहाँ चला जाएगा भाई, पृथ्वी में समा जाएगा। इसलिए चालक वस्तु पर आपको आवेश नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए, क्योंकि ये चालक गोला है, अगर आप स्टैंड जो वो विद्युतरोधी पदार्थ का नहीं लगाओगे तो सारा सारा चार्ज जो वो यहाँ से होकर ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लकड़ी का स्टैंड है और ये चालक गोला कैसा है, अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित। तो पहली बात कि प्रेरण की घटना में भी क्या होता है भाई, एक वस्तु आवेशित होती है दूसरी अनावेशित होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बाकी दो विधियों में हम क्या कर रहे थे भाई, टच करवा रहे थे, संपर्क जो हो रहा था। यहाँ पर आपको बिना स्पर्श किए हम वस्तु को चार्ज करेंगे, बिना स्पर्श किए। यानी इस विधि में आपको इस वस्तु को और इस वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लेकर नहीं आना है। तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ देखिए कि आपको क्या करना है, बस पास में लाकर रखना है, इसको पास में लाकर, टच नहीं करवाना है, पास में लाके रखना है। अब क्या होगा, इस प्लस आवेश के कारण, ठीक है, अभी हमने इसको टच नहीं किया, टच करते तो ये कौन सी विधि बन जाएगी, चालन बन जाएगी। अपने को चालन नहीं पढ़ना, अपने को प्रेरण पढ़ना है कि तीसरा प्रकार की विधि है जिससे हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जस्ट पास में लाकर रखा और टच नहीं करवाया, तो होगा क्या भाई, तो यहाँ देखो, ये मान लो वो वस्तु है, ये पहला स्टेप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि आपने टच नहीं करवाया, ये है प्लस चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लस चार्ज जो है, ये जो चालक गोला है, हमें पता है कि भाई इस पर कुल आवेश कितना, अभी शून्य, लेकिन इसमें जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। चार्ज तो है इसके पास, लेकिन वो क्या है, बराबर मात्रा में। अब जैसे ही आप इस धनावेशित वस्तु को पास लेकर आओगे तो आपको पता है कि भाई धनावेश है वो किसको आकर्षित करता है, ऋणावेश को। तो इस गोले का क्या होगा, ऋणावेश तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और धनावेश है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए प्रेरण क्या होता है, तो आप कहोगे कि एक वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाने पर अनावेशित वस्तु का धनावेश और ऋणावेश जब वो एक तरफ आ जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि प्लस जो है वो माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये तो आकर्षण बल से बन जाएगा।
ठीक है। ये वो नेगेटिव चार्ज जो है वो किससे बंधा हुआ है, आकर्षण बल से। और ये प्लस वाला चार्ज इधर क्यों आया, क्योंकि प्लस हमेशा प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ऋणावेश तो इस तरफ आ जाएगा और धनावेश जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये तो होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी में देखो कि इसको प्लस वाली को धनावेशित वस्तु यहीं रखना है, और ये जो तीसरा है, हम क्या चाहते हैं, हम इस गोले को आवेशित करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने देखा कि ये तो माइनस है और ये प्लस है। तो इस तीसरे स्टेप में आप क्या कीजिए कि इस चालक गोले को एक तार से बांध दीजिए। चालक तार से बांधकर उसको कहाँ ले जाइए, ज़मीन में, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इस गोले को चालक तार से जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, क्योंकि आवेश जब वो इसकी सतह पर था इस गोले के, और अभी इसका कोई संपर्क नहीं था, इसके आसपास क्या है, हवा है, और हवा में आवेश है वो प्रवाहित नहीं होता है। जैसे ही आपने यहाँ पर वायर जोड़ दिया, तीसरी कंडीशन में चालक तार जोड़ दिया आपने, तो अब क्या होगा भाई, तो देखो ये माइनस वाला चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा, ये इस प्लस के कारण इससे बंधा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है भाई, दूर फेंक रहा है। तो जैसे यहाँ रास्ता मिलेगा तो ये सारा सारा प्लस चार्ज जो है वो इस तार से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। इसका मतलब अगर आप चौथी कंडीशन देखोगे इस तार को जोड़ने के बाद, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये तो हो जाएगा इसका जो आवेशित वस्तु है, और ये हो जाएगा गोला। अब क्या होगा, आपने वायर जोड़ रखा है तो इस पर आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल माइनस चार्ज, ठीक है। प्लस कहाँ गया भाई, इस गोले का प्लस चार्ज जो है वो इस चालक तार की सहायता से ज़मीन में चला गया। अब आपको क्या करना है, इसको हटा लेना है। अगली प्रोसेस में आप क्या करोगे, इसको हटा लोगे और इसको भी फिर वापस दूर ले जाना है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये तो आपका प्लस चार्ज और ये जो गोला है, अब इस गोले पर बचा क्या था भाई, माइनस। अब वो माइनस फैल कर जो इसकी पूरी सतह पर आ जाएगा। आवेश का एक गुण होता है भाई, आवेश क्या करता है, क्योंकि यहाँ देखो समान आवेश है, ठीक है, और आवेश समान आवेश वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को धक्का देंगे और इसकी पूरी सतह पर फैल जाएंगे। तो लास्ट में एट लास्ट सबसे एंड में क्या हो रहा है, ये आपने वस्तु ली थी धनावेशित, ठीक है, और दूसरी वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेरण की घटना में जो अनावेशित वस्तु है उस पर विपरीत आवेश आता है। अगर आप धनावेश लेकर आओगे तो ऋणावेशित हो जाएगी, अगर आप ऋणावेश लेकर आओगे तो धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। आपको और क्या ध्यान रखना है कि प्रेरण की घटना और चलन की घटना में अंतर क्या है। चलन की घटना में टच करवाया जाता है, यानी स्पर्श करवाया जाता है, जबकि प्रेरण की घटना में दोनों वस्तुओं को आपस में टच नहीं करवाया जाता है, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। तो इस गोले को आवेशित करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 5 स्टेप के आप जो डायग्राम वो बनाएंगे। आप बुक से भी देखकर बना सकते हैं और यहाँ से भी। तो सबसे पहले आपको इस आवेशित वस्तु को यहाँ लेकर आना है, फिर इस पास लेकर आओगे तो ये जो चालक गोला है इसका ऋणावेश एक तरफ आ जाएगा आकर्षण बल के कारण, धनावेश दूसरी तरफ चला जाएगा। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। अब अगर इस धातु गोले को चालक तार से जोड़ोगे तो ये धनावेश जो वो इस रास्ते से ज़मीन में चला जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, ऋणावेश। अब इस छड़ को आप हटा दोगे तो ये ऋणावेश जो प्रतिकर्षण के कारण पूरी सतह पर फैल जाएगा, और इस प्रकार से ये पूरी वस्तु जो वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। यानी प्रेरण की घटना में आपको मोटा मोटी बात ये याद रखनी है, वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है और यहाँ पर टच नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया कि भाई चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, और किसी पदार्थ को आवेशित जो वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।